fuel may be defined as any combustible substance which on burning, और which on burning के बजाय अपन which on proper burning in presence of oxygen evolves large amount of heat energy that can be used economically for domestic and industrial purposes for heating and generation of power. ये आपको, ये अपनी केमिस्ट्री की एक क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कि फ्यूल किसको बोला। तो फ्यूल क्या है? फ्यूल आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि एनर्जी देता हो, हीट देता हो, उसको अपन ने क्या बोला है? फ्यूल। अब देखिए फ्यूल किससे बना है? फ्यूल की अगर देखें तो जैसे फ्यूल है, फ्यूल को ऑक्सीजन और उससे क्या बनेंगे? प्रोडक्ट्स एंड हीट। अब देखिए फ्यूल, फ्यूल बना किससे है? एक्चुअली फ्यूल जो आप ऑर्गेनिक फ्यूल्स पढ़ रहे हैं अपन, ये किससे बना है? एक्चुअली हाइड्रोकार्बन से विद अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स में हाइड्रोकार्बन्स में क्या होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, और अदर एलिमेंट्स में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, और नॉन कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल कंपाउंड्स। तो फ्यूल किससे बना होता है? मोटा मोटा देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन। जो मेजर इसमें आपके फ्यूल है, मेजर क्या होता है इसमें? मेजर जो है उसमें कार्बन होता है। तो आपका ऐसे कह सकते हैं कि ये ना फ्यूल जो है वो मतलब उसमें ज्यादातर कार्बन ही होती है, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन, कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी होती है, जबकि ऑक्सीजन अपनी इसको कम्बशन में काम में आ रही है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? देखिए ये ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिल रही है, बता सकते हो? मैम फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यस, फ्रॉम एयर, बिल्कुल राइट। क्योंकि है ना आपका कोई सिलेंडर तो लगा नहीं रखा अपन, एक कम्बशन जैसे आपके बाइक वगैरह चलाते हैं अपन, कार वगैरह चलाते हैं, एक्टिवा वगैरह जो भी है चलाते हैं, तो उसमें आपको है ना फ्यूल जो है आपका पेट्रोल है वो कैसे चल रहा है, कैसे एनर्जी दे रहा है, कैसे व्हील आपका रोड मतलब कि है ना पावर ले रहा है, वो आपका फ्यूल वहां जल रहा है। लेकिन जल कैसे रहा है? क्योंकि वहां एयर पास हो रही है, और एयर में क्या है? वहां ऑक्सीजन है। तो आपको पता ही है कंबशन रिएक्शन आपको अच्छी तरह जानते हैं, C प्लस O2 गिव्स टू CO2, सिंपल रिएक्शन है, C प्लस O2 गिव्स टू CO2। तो यहाँ पर फ्यूल में क्या है? फ्यूल जो है वो किससे बनाता है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इसके फ्यूल के क्या है? कार्बन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, कार्बन ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ और भी हो सकता है। वो कौन कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये भी हो सकता है, लेकिन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो फ्यूल का होता है, कंपोनेंट ऐसे कह सकते हैं, वो कार्बन। तो फ्यूल को अपन क्या करें? कंबशन करें, और एयर से मिल रही है ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट प्लस हीट। ऑक्सीजन ये आपको पता ही कहां से मिल रही है? एयर से। और मैं इसलिए बता रही हूँ ये जो रिएक्शन आपकी स्टार्ट कर रही हूँ ना, आपका चैप्टर एंड भी इसी रिएक्शन से होगा, क्योंकि इसी रिएक्शन में पूरा चैप्टर समाया हुआ है, पूरा इन्वॉल्व है इस चैप्टर में। देखिए कैसे गए, अभी बताती हूँ मैं। तो ये फ्यूल है, फ्यूल किससे बनाता है? मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का कार्बन है, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन भी रह सकती है, लेकिन ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है। और साथ में एंड नॉन कंबस्टिबल कंपाउंड्स। नॉन कंबस्टिबल कंपाउंड्स क्या बनाते हैं? एनर्जी तो देते नहीं है, तो फिर ऐश बनाते हैं। तो नॉन कंबस्टिबल आपके जैसे सिलिकेट्स वगैरह है, सिलिकेट से तो ग्लास वगैरह बनता है आपका। तो ये आपका फ्यूल जो होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन होता है, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड नॉन कंबस्टिबल कंपाउंड। नॉन कंबस्टिबल जलते नहीं है, उनका कंबशन नहीं होता, तो वो ऐश बनाते हैं। तो फ्यूल कंबशन हुआ ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है अपने को? एयर से मिल रही है, प्रोडक्ट्स प्लस हीट। अब प्रोडक्ट्स क्या होंगे इसके? जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। तो सी से क्या हुआ? कंबशन, CO2। सल्फर से क्या बनेगा बताइए, फटाफट बताइए, क्योंकि टाइम कम अपने पास। SO2। हाँ, और हाइड्रोजन से क्या बनेगा? H2 वाटर। यस, वाटर। यस, वेरी गुड, है ना। तो हीट, अब हीट किस फॉर्म में हो सकती है आपके ना? ये है ना आपके लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, ऐसे कह सकते हैं कि एनर्जी किस फॉर्म में हो सकती है? हीट के फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है। आपने देखा ही होगा कि जैसे बायोगैस आपकी है, गोबर गैस है, आपके ऑयल गैस वगैरह है, ये अजय अपने को कहाँ एनर्जी, कैसे एनर्जी दे रही है? वो अपने को दे रही है लाइट के फॉर्म में। तो जो आपकी एनर्जी है, प्रोडक्ट्स प्लस एनर्जी ऐसे कहेंगे, वो हीट के फॉर्म में भी रह सकती है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जी है ना, ये डोमेस्टिक पर्पज से भी यूज कर सकते हैं अपन, एंड इंडस्ट्रियल पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। तो सभी में आपके फ्यूल्स काम है, तो फ्यूल्स बिना अपना काम नहीं चल सकता। जो मैं बोल रही हूँ वो भी फ्यूल के कारण ही बोल रही हूँ।
क्योंकि अगर मैं नहीं खाऊंगी 2-3 दिन तक मैं कुछ ही बोल पाऊंगी। तो क्योंकि एनर्जी देता है फ्यूल। अब देखिए आपका इसी को मैं ना कि कैसे चैप्टर आपका इस फ्यूल मतलब इस रिएक्शन से चालू होगा और इसी से आपका क्या हो जाएगा है ना कैसे चालू होगा। देखो आपका पूरा चैप्टर बता रही हूँ मैं इस रिएक्शन से। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप फ्यूल के बारे में। तो डेफिनेशन इंट्रोडक्शन लगभग हो गया है और कुछ बचा है वो क्लासिफिकेशन में आ जाएगा। और इसमें उसके बाद ये फ्यूल्स के टाइप्स, फ्यूल क्या होता है पहले तो इंट्रोडक्शन, फिर उसके टाइप्स, फिर अलग अलग जैसे टाइप्स में आपका सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। फिर अपन ऑक्सीजन, तो इस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल होगा कि इस फ्यूल को जलाने के लिए इस फ्यूल के कंबशन करने के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। जैसा फ्यूल होगा वैसे ही ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। सपोज यहाँ पर आपका सॉलिड फ्यूल है, सपोज यहाँ पर आपका गैसियस फ्यूल है, तो वहां पर वो है ना आपको सॉलिड फ्यूल के लिए क्या दे देगा, ये दे देगा आपको कार्बन दे देगा, सल्फर दे देगा, उसका कंपोजिशन देगा। तो उसके लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी इसको कंबशन के लिए, तो फिर उसकी कैलकुलेशन करके अपना न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो सिंपल कंबशन वाले न्यूमेरिकल्स है यहाँ पर, ज्यादा कोई खास नहीं है, इसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वाटर वाले थोड़े से जरूर दिक्कत कर सकते हैं, जो क्योंकि थोड़ा नया होगा वो, लेकिन जो आपके फ्यूल्स वाले सारे है कंबशन बेस्ड व्हीकल्स है। तो देखिए अब है प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स में क्या होगा आपका, तो इसमें भी क्वेश्चन आता है कि इस फ्यूल को जलाए जैसे C+O2 गिव्स टू CO2, तो कितना कार्बन जलाया जिससे अपने को CO2 कितनी मिली, ये भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है। और फिर आता है आपका हीट। अब देखिए हीट ही तो यही तो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर। फ्यूल में क्या इम्पोर्टेंट चीज है, कितना आउटपुट मिल रहा है। यस, उसको आउटपुट को अपन ने किस फॉर्म में बोला है, कैलोरीफिक वैल्यू। मीन्स कि यूनिट मास और यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल ऑन प्रॉपर बर्निंग, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, वही आपकी सीवी होती है। तो कहने का मतलब है कि फ्यूल का आउटपुट अपने को कितना मिल रहा है, वही कैलोरीफिक वैल्यू। यूनिट मास सॉलिड फ्यूल के लिए ले अपन, यूनिट वॉल्यूम गैसेस और लिक्विड फ्यूल के लिए, तो उससे कितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है, वही उसकी सीवी है। और जिस जिस फ्यूल की सीवी अच्छी होती है, आउटपुट अच्छा होता है, वही आपका फ्यूल बेस्ट होता है। तो यहाँ पर अपन चैप्टर में पढ़ेंगे पहले इस फ्यूल के बारे में, इंट्रोडक्शन टाइप्स वगैरह, देन उसके बाद है ना कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ने के बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह है और इसी में कई है। फिर फ्यूल देखिए इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा आपका, ये भी आ जाता है। ये इंट्रोडक्शन एक तो सिंपल डेफिनेशन, फिर उसका क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, फिर आपको पूछ लेता है कि इसकी एनालिसिस करिए कि कितने इसमें कार्बन है। कोई फ्यूल गिवन है आपको दे दिया, सपोज आपको है ना कि यहाँ से बरसिंग सर से है ना कोल आया है, सपोज आपके यूपी से कोल आया है, तो फिर कोल मीन्स कोयला की बात कर रही हूँ यहाँ पर। कोल का मतलब वो है कि है ना कोयला जो है, तो वहां उसकी मतलब उसमें कितनी कंटेंट मतलब कितना उसका देखें कि उसमें कितना परसेंट कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है। तो इसके लिए भी तुम्हारे जो चैप्टर में है उसमें है ना एनालिसिस पार्ट भी है। तो एक होता है अल्टीमेट एनालिसिस, प्रोक्सीमेट एनालिसिस। तो देखिए इसी पे अटकी हुई मैं, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फिर आपके डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन एक ही बात है, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्यूल आ जाएंगे, फिर है ना कि उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। चैप्टर आधा तो पूरा हो गया आपका ये। देन उसके बाद हीट पे आएंगे, तो हीट में कैलोरीफिक वैल्यू कि आपके है ना गैसेस फ्यूल और सॉलिड फ्यूल की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह होगी, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऐसे आपका एंड हो जाएगा ये चैप्टर। देखिए अब आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। अब हम उस वाले पुराने वाले उस पे चलते हैं, क्योंकि अपन कैसे कि ऑर्गेनिक फ्यूल्स क्यों बोला इसको, बताइए ऑर्गेनिक फ्यूल्स क्यों बोला। इसको फॉसिल फ्यूल भी बोल सकते हैं अपन, फॉसिल फ्यूल्स भी बोल सकते हैं। और आपको पता है कि फ्यूल्स व्हिच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिल, इसलिए इसको अपन है ना क्या बोला अपन ने, ऑर्गेनिक फ्यूल या फॉसिल फ्यूल। क्योंकि है ना फॉसिल कैसे बने ये भी आपको आइडिया है किसी को, फॉसिल्स क्या होते हैं। मैम आपके जो अंडरग्राउंड जैसे डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जब जमीन में तुलते हैं। हाँ लॉन्ग ईयर्स ऐसे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तब क्या होगा कि अपन सिंपल तो ये कह सकते हैं कि फोसिल्स क्या होते हैं, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है एंड आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जैसे कोल पेट्रोल ये जो है ना आपके ऐसे कह सकते हैं कि फोसिल्स, जो कि है ना रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्या हुआ कि है ना इन पे हाई प्रेशर, अब आपकी है ना
जैसे मान लो सपोज कि है ना उस ज़माने ऐसे कह सकते हैं कि ना प्रलय हुआ था, प्रलय हुआ तो वहाँ की जो वेजिटेशन थी, वहाँ की वहाँ दब गई थी और उसपे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर क्यों हुआ? क्योंकि इन्हें कि सॉइल की एक लेयर आई, फिर दूसरी लेयर आई, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मिलियंस ईयर्स बट ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सालों पहले की बात है ये। तो फॉसिल फ्यूल्स और ऑर्गेनिक फ्यूल्स एक ही बात है क्योंकि जो फ्यूल्स व्हिच हैज़ बीन which have been derived from fossil. और fossils क्या होते हैं? Remains of plants and animals and are found in the earth crust. For example, coal, petroleum, natural gas, etc. तो organic fuels क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसमें आप क्या है कि आप अपन चलते हैं क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से आपको काफी समझ में आ गया होगा कि फ्यूल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फ्यूल्स क्यों बोलते हैं, इसको फॉसिल फ्यूल भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल्स जो डेड हो गए थे उनके डीके डिकम्पोजिशन से और व्हेन मतलब वो गॉट बरीड इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगा उससे क्या हुआ कि आपकी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्यूल्स। तो क्योंकि आपको ये सब पता है कोई नई चीज नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ लेट आ रहा है बच्चे। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स कैन बी समराइज्ड। तो केमिकल फ्यूल्स तो देखिए केमिकल फ्यूल्स को या वही बात है ऑर्गेनिक फ्यूल्स तो ये दो तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक तो प्राइमरी फ्यूल्स सेकेंडरी फ्यूल्स। प्राइमरी मींस अकरेंस के आधार ऑन द बेसिस ऑफ देखिए दो तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो अपन ने क्या करा स्टेट के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट तीन होती है आपको बताइए कौन सी होती है? सॉलिड, Solid, लिक्विड, liquid, गैस। यस यस। तो पहले सबसे पहले अपन है ना अकरेंस किया था तो प्राइमरी फ्यूल्स एंड सेकेंडरी फ्यूल। जो प्राइमरी मींस जो नेचुरल अपने को मिले और नेचुरल में कौन से होते हैं आपके ऑल टाइप्स ऑफ कोल सारे के सारे सब प्रकार के कोयले जो हैं वो इसी में आते हैं। पेट्रोलियम वो भी इसी में आता है। पेट्रोलियम और पेट्रोल में फर्क है कौन बताएगा? मैम पेट्रोल जो है प्योरेस्ट फॉर्म होती है और जो पेट्रोलियम होती है उसमें इम्प्योरिटीज भी मिक्स होती हैं। बता ऐसे कह सकते हैं कि ना पेट्रोलियम से पेट्रोल बनाए पेट्रोल से पेट्रोलियम बनाए। मैम पेट्रोलियम पेट्रोलियम से यस वेरी गुड। पेट्रोलियम को अपन क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका है ना जो प्राइमरी फ्यूल्स जो कि नेचर में अपन ने नहीं बनाया जो ईश्वर ने बनाया जो अपने आप तो अपन टाइप्स ऑफ फ्यूल्स पढ़ रहे हैं उसमें नेचुरल ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। तो यहाँ पर प्राइमरी फ्यूल्स एंड सेकेंडरी फ्यूल्स नेचुरल स्टेट एंड ड्राइव स्टेट। तो नेचुरल स्टेट में आपको बताइए मतलब फर्दर इसका डिवीजन करा अपन ने पहले तो अकरेंस के आधार पर प्राइमरी फ्यूल्स एंड सेकेंडरी फ्यूल्स। प्राइमरी जो एज सच अपने को नेचर में मिल रहे हैं उसको अपन ने प्राइमरी फ्यूल्स बोला है और नेचुरल फ्यूल भी कह सकते हैं अपन। सेकेंडरी फ्यूल्स डेराइव्ड फ्रॉम नेचुरल फ्यूल्स तो उसको अपन ने सेकेंडरी फ्यूल्स में डेराइव जैसे जैसे बताइए सामने लिखा वैसे तो बायोगैस बायोगैस अपन ने बनाई है तो वो अपन क्या बोलेंगे उसको सेकेंडरी। तो अब देखिए फिर प्राइमरी फ्यूल्स को अपन ने फर्दर डिवाइड करा है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ऐसे सेकेंडरी फ्यूल्स है उसको भी अपन ने डिवाइड करा है सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। अब देखिए सबसे पहले अपन प्राइमरी फ्यूल्स पे चलते हैं। यहाँ पर आपका सॉलिड सॉलिड में अपन ये दो चीज पढ़ेंगे एक तो वुड वुड बहुत कुछ नहीं हल्का सा एक दो लाइनें हैं और कुछ नहीं है। कोल के बारे में जरूर पढ़ेंगे अपन। कोल आपको पता है कि है पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइट ये कोल की टाइप्स। ये थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे कि किसकी रैंक अच्छी होती है। देन लिक्विड में आपका पेट्रोलियम जिसको अपन ने क्या बोला है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यही पेट्रोलियम आपका। देन गैसेस फ्यूल में आपका नेचुरल गैस जो कि जस्ट आपका पेट्रोलियम की जस्ट ऊपर मिलने वाली जो गैस है वो मैं बताऊंगी अभी माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है वो मैं आपको बताऊंगी तब काफी समझ में आ जाएगा कि नेचुरल गैस होती क्या है। और अभी भी वैसे इसका डिबेट ही चलती रहती है केमिस्ट एंड साइंटिस्ट के बारे में कि एक्चुअली कहाँ से आई है। कोई भी आपका अर्थ क्रस्ट में जैसे कोई भी लिक्विड होता है तो उसकी कोई भी लिक्विड है घर में वो कहीं भी हो या अर्थ क्रस्ट पे हो तो उसकी जरूर है ना वेपर्स जरूर बनती है। तो क्रूड ऑयल के ऊपर जस्ट जो गैसेस होगी वही आपका नेचुरल
गैस होती है, वो भी बताऊंगी, अभी हो सकता है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा इसके बारे में। फिर सेकेंडरी फ्यूल्स में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में अपन ने कोक, चारकोल, ये किससे बनाया अपन ने, बता सकते हो? ये मैम कोल से बनाया है। यस, इसलिए इसको अपन ने किस कैटेगरी में डाला है, सेकेंडरी फ्यूल्स में। क्यों? क्योंकि अपन ने प्राइमरी फ्यूल से ड्राइव करा है, इसको बनाया। फिर आपका लिक्विड, लिक्विड में कौन कौन से आएंगे, वही क्रूड ऑयल से अपन ने केरोसिन बनाया, डीजल बनाया, पेट्रोल बनाया, एलपीजी बनाई। ये आपको सब पता है, बहुत काम आ रहा है ये सब चीजें। केरोसिन आपको पता है, डीजल आपको पता है, पेट्रोल आपको पता है, एलपीजी कहाँ से मिल रही है, ये सब आपको पता है। टॉपिक डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स। अच्छे बच्चों, अच्छे स्टूडेंट्स की क्या खासियत होती है, तो कई पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी अच्छे फ्यूल्स के लिए, अच्छे जो आपके ईंधन होते हैं उनके लिए क्या खासियत होती है, तो अभी मैंने बताया था एक सबसे अच्छी, उसमें लिखा हुआ भी है कि उसका क्या होना चाहिए, हाई क्या कैपेबिलिटी, सबसे, हाँ, कैलोरीफिक वैल्यू। वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब, कि मैम कितनी हीट प्रोड्यूस करती है। हाँ, मीन्स आउटपुट। अपन ने यूनिट फ्यूल यूनिट बर्न मास करने में। उसका, यूनिट मास उसका जलाया, कंबशन किया, तो उससे कितना अपने को एनर्जी मिली, कितनी हीट मिली, वही आपका उसका आउटपुट है। तो जो ज्यादा हीट देगा वही वही उसका अच्छा आउटपुट होगा। तो इसमें है ना, इसके गुड फ्यूल्स की ये ऐसे कह सकते हैं कि गुड फ्यूल्स है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसका मतलब आपका अच्छा फ्यूल होता है। क्यों? क्योंकि है ना, इफ द गुड क्वालिटी ऑफ द फ्यूल प्रोसेस हाई possess high calorific value because it determines the efficiency of the fuel. If the amount of heat per unit mass or per unit volume is higher, better the fuel. मतलब ये डिफाइन आपको पता ही है कि आउटपुट अच्छा होना चाहिए। तो यूनिट मास, यूनिट वॉल्यूम, अगर वो अच्छा आउटपुट दे रहा है एनर्जी के रूप में, तो फिर उसको अपन बोलेंगे अच्छा फ्यूल। फिर देखिए मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर जानते हो क्या? यस मैम, किस टेम्परेचर पे वो बर्न होना शुरू वो होता है। कंबशन स्टार्ट कर दे हाँ, वो देखो मैं और भी आपको स्टार्ट डेली कर लाइफ में टेम्परेचर सबसे पे। सिखाती हूँ। कई कई बच्चों को इग्निशन टेम्परेचर समझ में नहीं आता, तो मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट का मतलब जैसे आप अभी अपनी दिवाली आ रही है, दिवाली पर अपन क्या करते हैं घर ना में, ज्यादा कम। अपन दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं ना, जलाते हो ना, तो जी उसमें मैम क्या जी। होती है, यस मैम। बात बाती होती है ना, यस दिया मैम। बाती। यस हाँ मैम। तो, हाँ तो बाती होती है, तो आप यस मैम। तुरंत आपको है ना, जैसे ही माचिस जला के उसको लगाते हो तो तुरंत जल जाती है, क्या हो? नो मैम, थोड़ी यस। देर लगती है। नहीं मैम, थोड़ा टाइम थोड़ा लगता सा है। टाइम, मैम थोड़ा देर लगता है वो उसमें। वो क्या कहते हैं उसको, इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स पहले वो प्री हीटेड होती है, तब जाके वो जलती है, तो वो है इग्निशन टेम्परेचर। तो सपोज आपका जो फ्यूल है, जो आप काम में ले रहे हो, जैसे आपने, जैसे फटाके हैं, फटाके का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मैम बहुत मिनिमम कम होता है। होगा। हाँ, तो उसकी एनर्जी को आप काम ले सकते हो, नहीं ले सकते ना। मैम, नहीं। नो मैम। तो फिर अपन को नो मैम। कैसे, कैसा कैसा फ्यूल होना चाहिए अपना, जो अपन उसकी एनर्जी को तो काम में यूटिलाइज कर सके, ये होना चाहिए ना। तो यस मैम। इसलिए यस मैम। इसलिए है ना, जो यस मैम। फ्यूल जलाएं अपन, उसका ना कि ऐसे नहीं कि फक से जल जाए वो, जैसे ही अपन जलाएं तो फक से जलाए और उसकी एनर्जी को काम ही नहीं दे पाए, तो फिर है ना क्या होगा वो। इसलिए ऐसा कहते हैं कि ना अच्छी फ्यूल की क्वालिटी क्या होती है, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। बट ऐसे नहीं कि आप है ना फटाफट जलते ही सारी एनर्जी एक साथ जल जाए एक्सप्लोसिव फॉर्म में, जैसा कि फटाके वगैरह है, ये सब है। तो मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा, स्टोरेज। आउटपुट। हाँ, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में। सपोज आपका ऐसे तो नहीं है कि बीकानेर में है ना, आपको है ना हर तरह के आपका कोयला मिल रहा है, कोल्स मिल रहे हैं, ये तो नहीं मिल रहे हैं ना। तो फिर है ना, इग्निशन टेम्परेचर मींस मॉडरेट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना बहुत ही कम होना चाहिए कि आप परेशानी हो जाओ, उसको लगाते ही रहो, उसको है ना जैसे माचिस जलाते ही रहो, जले नहीं, ऐसा किस बात का फ्यूल जो आपको काम मतलब परेशान कर रहा है। तो मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर मींस जलाएं, थोड़ी देर बाद वो प्रीहीटेड होके जल जाए, तो उसकी एनर्जी को अपन यूटिलाइज कर सकते। तो क्लियर हो गई ये बात की मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। यस मैम। फिर है लो यस मॉइस्चर मैम। कंटेंट। हाँ, अब आपको पता है लो मॉइस्चर कंटेंट। अब एक तो घर में ही देख लीजिए आप,
पहले जब करते थे कि सूखी लकड़ियाँ और गीली लकड़ियाँ। इसकी पर कई कहानियाँ हैं कि है ना जैसे एक लकड़ा रहा था वो है कि सूखी लकड़ियाँ तो जब जब ज जंगल में जाते हैं सूखी लकड़ियाँ लेने जाते हैं, तो लो मॉइस्चर होना ज़रूरी है क्योंकि अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वो जलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मॉइस्चर खत्म हो जाए, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर वो आपका वेस्ट चला जाएगा फ्यूल क्योंकि उसकी एनर्जी भी दिक्कत करेगी आपको। क्योंकि फटाक से जल जाएगा वो और फक से जल जाएगा उसकी एनर्जी कम है। तो इसमें कि मॉइस्चर होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब कि ऐसे कि ज़ीरो मॉइस्चर होना चाहिए। ज़ीरो मॉइस्चर नहीं, लो मॉइस्चर होना है। मतलब होना चाहिए वो कम, वो बेनिफिशियल रहता है थोड़ा-सा तो, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए अच्छे फ्यूल की। अच्छे फ्यूल की क्वालिटी देख रहे हैं ना अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। फिर है लो नॉन कंबस्टिबल मैटर। तो नॉन कंबस्टिबल मैटर कौन बना होते हैं ये? ऐश बनाते हैं। अभी बताया था ना मैंने आपको, ये Yes, वाली ma'am. दूसरी साइड हाँ, Yes. कि नॉन कंबस्टिबल ma'am. कंपाउंड्स वो होते हैं जो ऐश बनाते हैं। तो ये कम से कम होनी चाहिए क्योंकि आपको पता है कि अगर आउटपुट अच्छा लेना है तो आपको ऐश ऐश तो कम होनी चाहिए, राख कम बने ना, ये अच्छी क्वालिटी होती है ना? जैसे तभी तो Yes, ma'am. जो आपके है ना हाँ, तो ये लो नॉन कंबस्टिबल मैटर कंटेंट होना चाहिए। देन उसके बाद आपका वेलोसिटी ऑफ कंबशन। तो वेलोसिटी वही वाली बात है, इग्निशन टेम्परेचर से इसको थोड़ा-सा जोड़ सकते हैं अपन। तो कि रो रेट ऑफ कंबशन शुड बी मॉडरेट। ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने जलाया कि वो फटाक से पूरा जल जाए, पक से जल जाए, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हो, तो फिर किस काम का फ्यूल है? तो इग्निशन टेम्परेचर मीन्स हल्का-सा ऐसे कह सकते हैं कि वो जलने का टाइम है और ये जलने के बाद कितनी जल्दी से जलता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ कंबशन मॉडरेट होनी चाहिए। फिर कंबशन प्रोडक्ट्स हार्मलेस मीन्स जो आपने फ्यूल जलाया सपोज उसमें से है ना हार्मफुल गैसेस निकलने लगी तो जलाया तो किस लिए था आपने कि हम उसको यूटिलाइज करेंगे लेकिन आपको तो वो क्या कर रही है दम घोट रही है वो उससे जो गैसेस निकल रही है तो वहीं पे ढेर हो जाएंगे अपन तो ऐसे किस काम का फ्यूल जो अपन यूटिलाइज करने जा रहे हैं अपने को ही खत्म कर रहा है तो है ना हार्मलेस कंबशन प्रोडक्ट्स निकलनी चाहिए जब उसको जलाए लो कॉस्ट होनी चाहिए स्मोक भी कम होनी चाहिए, ठीक है? और कंट्रोलेबल कंबशन कंट्रोलेबल कंबशन होना चाहिए, जैसा कि अपने घर में क्या होती है, कि अपने जो स्विच ऑन करा अपन ने गैस का तो स्विच ऑन हो गई, जब अपन ऑफ करना चाहें तो ऑफ हो गई, जब अब खाना बनाए तभी स्टार्ट करते हैं, नहीं तो जब नहीं बना रहे तो उसको इजीली बंद कर देते हैं। तो कंट्रोलेबल उसकी कंबशन होनी चाहिए, अपन जैसा चाहे स्टॉप करें, जैसा चाहे अपन स्टार्ट कर दें। ईज़ी टू ट्रांसपोर्ट आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि वो जलने लग जाए बीच में। लो स्टोरेज कॉस्ट स्टोरेज करने के लिए भी है ना उसकी कॉस्ट कम होगी। यूनिफॉर्म साइज़ साइज़ भी अच्छी होगी, कंबशन अच्छा होगा। क्योंकि अगर चोकिंग वगैरह हो जाएगी और यूनिफॉर्म साइज़ नहीं होगा तो ढंग से जलेगा नहीं। अब आपके